इस वीडियो में हम जानेंगे कि असम में हर साल मॉनसून के दौरान बाढ़ क्यों आती है। इस मैप में हम पहले असम को देख लें। इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको हमारे देश के नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के जियोग्राफी और वहाँ के ज़मीन की ऊंचाई नीचाई के बारे में थोड़ी बहुत बातें बताना चाहता हूँ। अगर आप इस मैप को देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिक्किम राज्य है, फिर भूटान एक देश के रूप में है और फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य है। अगर आप भारत चीन सीमा को देखें, कुछ लोग इसे भारत तिब्बत सीमा भी कहते हैं, तो अगर आप इस रेखा को देखें, ये हमारे देश का बॉर्डर है और ये कोई लाइन नहीं है जैसा आप इस मैप में देख रहे हैं। ये लाइन असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है। हिमालयन माउंटेन्स है ये हमारे। नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा राज्य में भी आपको हिमालय के पहाड़ों के निशान मिलेंगे। इस साइट पे इसे पूर्वांचल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मूल रूप से ये हिमालय पर्वतमाला का ईस्टर्न स्ट्रेच है। अगर आपको याद हो, हिमालय पर्वतमाला को अलग अलग रेंज में डिवाइड किया गया है इसको समझने के लिए। तो 4 ऐसे डिवीजन या फिर कैटेगरी कह लें इसमें बटा हुआ है हिमालय पर्वतमाला। पहला है ट्रांस हिमालय, जो कि हिमालय का मेन पार्ट है। ये वाला हिस्सा ज़्यादातर तिब्बत में स्थित है और इसलिए इसे तिब्बती हिमालय भी कहा जाता है। दूसरा ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री है। यहाँ आपको माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा पर्वतमाला, ये सब पर्वतें मिलेंगी। मूल रूप से नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का एकदम नॉर्दर्न हिस्सा जो बेसिकली इनका बॉर्डर है, यहाँ आपको ग्रेटर हिमालय या हिमाद्री वाला हिस्सा देखने को मिलेगा। साल भर ये इलाका बर्फ से ढका रहता है। यहाँ कॉनिफरस ट्री काफ़ी पाई जाती है और अगर बर्फ हो तो नेचुरली यहाँ पे ज़्यादा हरियाली नहीं है। तीसरा मध्य हिमालय है। ये वो जगह है जहाँ हरी घाटियाँ और हिल स्टेशंस पाई जाती हैं। मूल रूप से नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश के मध्य भाग में ये वाली जगह स्थित है। इस इलाके में बहुत ग्रीनरी पाई जाती है। आपको चौड़े पत्तों वाले सदाबहार यानी कि एवरग्रीन पेड़ मिलेंगे। बेसिकली हरे भरे जंगल इसी क्षेत्र से शुरू होते हैं। और चौथे वाले हिस्से को हम हिमालय की तलहटी यानी कि फुट हिल्स और या फिर शिवालिक रेंज भी कहते हैं। ये नेपाल, सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी क्षेत्र है। यहाँ के पहाड़ ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। इनके रेंज हद से हद 900 से 1200 मीटर के आसपास है। शिवालिक रेंज में भी अगर आप और नीचे आ जाए, ये जो सफ़ेद भाग है, यहाँ पर आपको आसाम राज्य का जो ज़्यादातर हिस्सा यहाँ पर स्थित है और फिर बांग्लादेश की भी शुरुआत यहाँ से होती है। यहाँ की जो ज़मीन है इसमें काफ़ी ढलान है क्योंकि हिमालय की नदियाँ कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है और इस कारण नदी काफ़ी सारी मिट्टी और मलबा अपने साथ ले बहती है, जिससे कि ज़मीन कटती रहती है। और ये कोई 1-2 साल की बात नहीं है, कई वर्षों की ये प्रतिक्रिया है, जिससे यहाँ की ज़मीन समय के साथ ढलान बन जाती है। मोटे तौर पर यह जगह कुछ इस तरह दिखती है। ये हमारे देश की बाहरी सीमा है और ये हमारे देश के अंदर का हिस्सा है। इनमें कई और छोटे बड़े पहाड़ हैं और सेंटर में ये है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान यानी कि रिवर प्लेन। अगर आप इस पूरे क्षेत्र को साइड एंगल से देखें तो यहाँ की जो ज़मीन है वो कुछ ऐसा दिखेगी। तिब्बत वाला जो क्षेत्र है उसकी ऊंचाई ज़्यादा है। जैसे जैसे आप तिब्बत के क्षेत्र से नीचे की ओर आएंगे, ज़मीन की ढलान और बढ़ेगी। और इसके पीछे का कारण भी बता देता हूँ। आज से कुछ 10 से 50 मिलियन साल पहले की बात है। जो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जा टकराया। जब 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराते हैं, इसे अंग्रेजी में कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। इससे बड़े बड़े पहाड़ों का निर्माण होता है क्योंकि अगर आप देखें, ये 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट बेसिकली बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े हैं और जब ये 2 ज़मीन के टुकड़े आपस में टकराते हैं तो बीच में से पहाड़ का निर्माण होता है। तो इसी तरह तिब्बती क्षेत्र और हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आपको फिर आसानी होगी ये समझने में कि नदी का पानी जब ऊपर से नीचे की ओर ढलान की ओर तेजी से आता है तो नदी अपने तेज बहाव के साथ काफ़ी सारा मिट्टी, मलबा, पत्थर निचली ज़मीन स्तर पर ले आती है। आई होप इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र की जो ज्योग्राफिक टेरेन है, वहाँ की जो ज़मीन है वो कैसी होगी। अब हम ये जानेंगे कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो कहाँ से बहती है और कैसे भारत के अंदर आती है। ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होती है एक बर्फीले इलाके से जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर, जो हिमालय पहाड़ों के नॉर्दर्न साइड में है और तिब्बत के इलाके में पड़ता है। तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को किसी और नाम से जाना जाता है और वो है यारलंग सांगपो। अब ये नदी पूर्व दिशा में ईस्ट की ओर हिमालय पर्वतमाला के साथ साथ पैरेलली बहती है। जब ये नदी नामचा बड़वा नामक पहाड़ के पास पहुंचती है, वहां से ये यू टर्न लेती है नीचे की ओर
और दक्षिण की ओर ये अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश होते ही इस नदी का नाम दिहांग या फिर सियांग पड़ जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तिब्बती क्षेत्र थोड़ी ऊंचाई में स्थित है। यहाँ की जो ज़मीन की एलिवेशन है वो ऊंची है और इसका कारण भी मैंने आपको समझा दिया। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट दोनों जब 10 से 50 मिलियन वर्ष पहले आपस में टकराए थे, इस कारण हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ था और साथ ही तिब्बती क्षेत्र का भी निर्माण हुआ था। और शायद ये आपको पता ही होगा कि तिब्बती प्लेटो दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा प्लेटो है। तो अगर आप तिब्बती प्लेटो की हाइट को देखें तो ये लगभग 4 से 5 किलोमीटर ऊपर है समुद्री स्तर से। तो अब आप कल्पना कीजिए कि जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य के अंदर प्रवेश करती है तो इस नदी की जो गति है, स्पीड है, वो कितनी ज़्यादा होती होगी। ये नदी जब 4 या 5 किलोमीटर ऊपरी ज़मीन से नीचे की ओर आती है तो इसकी गति यानी कि स्पीड इतनी होती है कि अपने साथ ढेर सारा पत्थर, मलबा, मिट्टी, और मिट्टी में एलुवियल सॉइल नामक जो मिट्टी है वो ज़्यादा मात्रा में नदी के साथ नीचे की ओर आती है। और हाँ, एक और बात, जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल राज्य में प्रवेश करती है, वहाँ अंदर की ओर आते वक्त ब्रह्मपुत्र नदी थोड़ी सी बिखर जाती है। इसको अंग्रेजी में ब्रेडेड चैनल कहते हैं। लड़के अपने बालों की चोटी बनाती है ना, तो उसे ब्रेड कहते हैं। तो नदी की भी ब्रेडिंग हो जाती है, जिससे कि एक बड़ी नदी छोटे छोटे नदियों में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य के बाद असम राज्य में प्रवेश करती है। असम का जो क्षेत्र है वहाँ की ज़मीन में काफ़ी ढलान है। अगर आप असम में डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट की लैंड एलिवेशन को देखें, यहाँ की हाइट है 108 मीटर समुद्री स्तर से। अब आप कल्पना कीजिए, तिब्बत की ज़मीन जो 4 से 5 किलोमीटर की हाइट पर है, वहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी जब असम के अंदर आती है, इस हाइट को देखिए, 4 से 5 किलोमीटर से सीधा 108 मीटर पर। और इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश में जब भारी वर्षा होती है, ब्रह्मपुत्र में पानी का स्तर और ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर ये नदी असम राज्य के एकदम बीच में से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश की ज़मीन में भी काफ़ी ढलान है, इसीलिए ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए असम और फिर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और अंत में बांग्लादेश से बहते हुए दक्षिण की ओर बंगाल की खाड़ी में इसका मिलाप हो जाता है। अब इस पूरे रास्ते में बीच में कई सारी छोटी छोटी नदियाँ जो हिमालय पर्वतमाला से निकलती हैं, वो भी बीच बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिल जाती हैं। इसमें से जो पहली नदी है वो है सुबानसिरी। हालांकि ये तिब्बती क्षेत्र के हिमालय से निकलती है, लेकिन ये नीचे की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश की ओर असम राज्य में प्रवेश करके अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है लाखिमपुर डिस्ट्रिक्ट के पास। दूसरी नदी है कामेंग। ये नदी भी तिब्बती क्षेत्र के हिमालय से निकलती है। वहाँ से दक्षिण की ओर बहती हुई अरुणाचल प्रदेश और फिर असम राज्य में प्रवेश करके अंत में ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के तेजपुर शहर के पास। तीसरी नदी है बेकी। ये नदी भूटान के उत्तरी इलाके के हिमालय ग्लेशियर से निकलती है। वहाँ से दक्षिण की ओर भारत के असम राज्य में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा बन जाती है। चौथी नदी है मानस। ये नदी भूटान के दक्षिण क्षेत्र के हिमालय पर्वतों से निकलती है। वहाँ से दक्षिण की ओर बहते हुए भारत के असम राज्य में प्रवेश करके करीब 75 किलोमीटर असम के अंदर बहते हुए ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। पांचवी नदी है गदाधर। इसका दूसरा नाम भी है, वो है संकोश रिवर। ये नदी भूटान के उत्तरी क्षेत्र के हिमालय पर्वतों से निकलती है और वहाँ से दक्षिण की ओर बहते हुए कुछ पल के लिए ये नदी पश्चिम बंगाल और असम का बॉर्डर बनकर अंत में असम राज्य में प्रवेश करके ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है। ये पांचों की पांचों नदियाँ ब्रह्मपुत्र नदी की ट्रिब्यूटरी कहलाती है और ये सब के सब ऊंचे हिमालय पर्वतों से निकलकर नीचे की ओर असम राज्य में निचले ज़मीनी स्तर पर बहती है। और मानसून के टाइम पे जब भारी वर्षा होती है, यहाँ सब नदियाँ और साथ ही छोटे मोटे और भी सारी नदियाँ, इन सब नदियों में पानी की मात्रा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, ओवरफ्लो करती है और काफ़ी जानलेवा साबित होती है। इस कारण जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई हैं, इन इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति का उत्पन्न होना काफ़ी आम बात है और इससे लोगों को काफ़ी नुकसान सहना पड़ता है। तो ये है पूरी कहानी, असम में हर साल मानसून के दौरान बाढ़ क्यों आती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और इससे आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिली होगी।